नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे वोकैबुलरी में ईडियम्स। साथ में हम इनके साथ वर्ड्स भी काफी सारे कवर करते चले जाएंगे। जैसे पहला है ईडियम हैव एन आयरन विल। ठीक है, हैव एन आयरन विल, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करो तो इसे बोलेंगे दृढ़ संकल्प होना, संकल्प होना। ठीक है, हैव एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल, सुदृढ़ निश्चय। ठीक है, या फिर दृढ़ निश्चय। अब जैसे अगर आप विल की बात करो तो विल का मतलब होता है बेटा इच्छा। इसका मतलब एक तो होता है इच्छा, ये बहुत लाइट वर्ड है। बोलते नहीं भाई आप बताओ आपकी क्या विल है, कितने रुपया पर महीने की नौकरी चाहिए आपको। कई बार हम लोगों से इच्छाएं पूछते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप बड़े में क्या बनना चाहते हो। छोटे छोटे बच्चों से डॉक्टर, इंजीनियर, क्या विल है आपकी। तब आप बोलोगे कि आपकी क्या विल है। ये नाउन में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वो विल अलग है शैल वाला, ये विल अलग है। इसका मतलब होता है बेटा एक तो इच्छा, एक तो बेटा विल का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कोई चाह होना मन में, या फिर कोई आप किसी की मर्जी पूछते हो, क्या आपकी विल है कि आप मतलब मेरे साथ पढ़ाई करोगे या कुछ भी जो भी है। तो विल का मतलब बेटा होता है एक तो इच्छा, एक दूसरा मतलब होता है संकल्प करना। ठीक है, क्या करना बेटा, संकल्प करना। ठीक है, तो विल का दूसरा मतलब होता है संकल्प करना। अब अगर आप बात करो, अगर आप यहां पे बात करो तो अगर आप यहां पे बात करते हो तो यहां पे एक वर्ड है आयरन, यहां पे एक वर्ड है आयरन। ठीक है, आयरन का मतलब एक तो होता है लोहा, एक तो होता है लोहा, और अगर आप पोएट्रिक लैंग्वेज में बात करोगे तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। ठीक है, मजबूत। ठीक है, तो यहां पे इनका मतलब होता है, आयरन का मतलब यहां पे है बेटा दृढ़, और विल का मतलब क्या है, संकल्प। तो किसी का अगर दृढ़ संकल्प है, ठीक है, तो उसके लिए हम ईडियम क्या यूज करेंगे, हैव एन आयरन विल। ठीक है, ओके। अब देखो विल के कई सारे मतलब होते हैं, विल के कई सारे मतलब होते हैं। जैसे एक विल के लिए, खासतौर से स्ट्रॉन्ग विल, एक शब्द आप साइनोनिम एंटोनिम में पढ़ोगे, एक शब्द आप साइनोनिम एंटोनिम में पढ़ोगे, डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन। और ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। ये वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प। डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अब ये वर्ड आया कहां से, ये सुन लो। ये वर्ड आया है डिटरमाइंड से। डिटरमाइंड जो होता है, देखो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और डिटरमाइंड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दृढ़ संकल्पी हो। तो जो दृढ़ संकल्पी होगा वो मनुष्य, उसके लिए जैसे नहीं बोलते माई फ्रेंड इज वेरी डिटरमाइंड। ठीक है, ही इज डिटरमाइंड। अगर उसने एक बार सोच लिया, एक बार किसी चीज का दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर एक बार उसने किसी चीज का कमिटमेंट कर लिया, नहीं बोलते एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता सलमान भाई, तो दृढ़ संकल्प करके बैठे रहते हैं। अगर एक बार सलमान भाई ने कमिटमेंट कर दी, माने दृढ़ संकल्प कर दिया, कमिट कर दिया। कमिट करने का मतलब होता है वादा करना, कमिट करना। कमिट का मतलब होता है वादा करना। ठीक है, अब आप डिटरमाइंड जो है ना, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट जो है ना, एक जैसे वर्ड है, साइनोनिम। इसको देखो बेटा, इस पे आते हैं पहले। एक तो देखो बेटा, एक ये है डिटर और एक ये है माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है, ब्रेन, आपका भेजा, बुद्धि। और डिटर का मतलब होता है रोकना। अगर आप अपने दिमाग को एक जगह पे केंद्रित कर दो,
रोक दो अपने दिमाग को एक जगह पे कि सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपने माइंड को एक तरफ रोक दो, तो उसे बोलेंगे आप डिटरमाइंड हो, डिटरमाइंड हो। समझ आ गई बात? अब देखो बेटा, जैसे डिटर है ना, कई बार आप अलग जगह पे पढ़ोगे। डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है बेटा हिंड्रेंस। तो ये जो वर्ड डिटर जुड़ा हुआ है ना, इसको कई जगह पर रोकने के टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, कोई चीज किसी को रोकती है, जैसे मान लो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, जो रोड पे हम जाते हैं बेटा, तो जब हम रुकते हैं तो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, उनमें स्पीड हम स्लो करते हैं, वो बेटा वो क्या है? डिटरेंस है। स्पीड ब्रेकर जो है वो डिटरेंस है, हिंड्रेंस है। तो जो डिटर वर्ड है ना, उससे काफी सारे वर्ड बने हैं, उनमें एक ये भी वर्ड बना हुआ है डिटरमाइंड। तो डिटर का मतलब होता है रोकना। अब आपका दिमाग बार बार ये बोले क्यों नहीं पढ़ाई की, क्यों नहीं पढ़ाई की, पढ़ाई करो, तुम्हें तो सिलेक्शन लेना है, तो इसका मतलब आपका दृढ़ संकल्प और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दृढ़ संकल्प का मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग को एक तरफ रोक के रख लो। ठीक है, समझ आ रही बात? तो डिटर और माइंड, ये डिटर वर्ड जो है ना, मैं अलग से साइनो एंटो में इस सेंस में पढ़ाऊंगा। अभी आप समझ लो कि डिटर का मतलब रोकना और माइंड का मतलब ब्रेन को एक जगह पर रोक दो, आपका ब्रेन जो है ना इधर उधर ना भागे। अब तो भाई सिलेक्शन लेना है। ठीक है, एक वर्ड और है आपका जिसका मतलब होता है रिजॉल्व। एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रिजॉल्व। ठीक है, इसका मतलब होता है संकल्प या प्रण। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग विल का साइनोनिम है। तो स्ट्रॉन्ग विल का एक साइनोनिम हो गया डिटर्मिनेशन, फिर डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड से आया, ये मैंने आपको समझा दिया। एक रिजॉल्व है, तो कई बार लोग बोलते हैं, सुना होगा ये आपने, मैं रेजोल्यूशन ले रहा हूं, रेजोल्यूशन ले रहा हूं, प्रण ले रहा हूं। जैसे ही न्यू ईयर आएगा तो बोलते हैं नई साल आ रही है, अब आपका क्या रेजोल्यूशन है? एक कोई रेजोल्यूशन लो, एक कोई प्रण लो अच्छा काम करने का, कि जैसे अब मैं सच बोलूंगा, अब मैं बेईमानी नहीं करूंगा, अब मैं मेहरा साहब की बेइज्जती नहीं करूंगा। जैसे मैं रेजोल्यूशन लूं, नया साल जब भी आता है तो लोग बोलते हैं, चर्चाएं चलती हैं रेडियो पे, हीरो वगैरह इंटरव्यू देते हैं, मेरा ये रेजोल्यूशन है, मेरा वो रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन वो रिजॉल्व से बना है। तो रेजोल्यूशन में क्या होता है, लोग प्रण लेते हैं कई बार। नहीं, जैसे हम लोग कभी कभी ये गुरु दक्षिणा लेने जाते हैं, तो गुरु जी बोलते हैं कि भाई एक काम करना, कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना, या फिर कभी भी नॉन वेज नहीं खाना, कभी भी लहसुन नहीं खाना। तो गुरुजी ये बोलते हैं कई बार, जब हम गुरु दक्षिणा लेने जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो वो रेजोल्यूशन के लिए बोलते हैं कि रेजोल्यूशन लो, प्रण लो। तो प्रण लेना, रेजोल्यूशन लेना, डिटर्मिनेशन होना, स्ट्रॉन्ग विल, ये सारे साइनोनिम है एक दूसरे के। और कई बार आप न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हो। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हैव एन आयरन विल का मतलब क्या हो गया? सुदृढ़ या फिर दृढ़ इच्छा होना। अब मैं आपको जैसे मान लो एग्जांपल दे दूं, तो एग्जाम में जैसे मान लो ऐसे सेंटेंस वगैरह में भी यूज कर देते हैं, अलग से कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यू मस्ट हैव, मस्ट का मतलब जरूरी, हैव एन आयरन विल। ठीक है, टू गेट सिलेक्टेड इन एसएससी, मतलब आपके पास होनी चाहिए क्या? देखो मैंने ये पूरा इडियम लगाया, हैव एन आयरन विल, यू मस्ट हैव एन आयरन विल। आपके पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए टू गेट सिलेक्टेड, सिलेक्ट होने के लिए एसएससी में। ऐसे आता है एग्जाम में। आपको बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है भाई। उसके बाद एक आपका दूसरा इडियम है हैंग फायर। दूसरा इडियम है आपका हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब होता है, हैंग फायर का मतलब होता है एक ऐसा इशू, एक ऐसी समस्या जो रिमेन का मतलब होता है रहना, रिमेन का मतलब रहना, अनसॉल्व्ड, जो समस्या का समाधान ना हुआ हो,
उसके लिए आप हैंग फायर बोलोगे, मतलब कोई समस्या है वो अटकी हुई है। तो कोई चीज अगर अटकी हुई है उसके लिए आप हैंग फायर लगाओगे। इसका मतलब रिमेन, रिमेन का मतलब होना, और अनसॉल्व्ड का मतलब समाधान नहीं होना। ठीक है, अनसॉल्व्ड, अब इसके लिए मतलब समाधान नहीं होना किसी चीज का मतलब अटका होना। अब जैसे देखो, मैं कुछ एग्जांपल ही बता देता हूं। कश्मीर इशू, कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर की जो समस्या है, इज अ हैंगिंग फायर इशू, हैंगिंग फायर 1। ठीक है, कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर की जो समस्या है वो एक अटकी हुई समस्या है, समाधान नहीं निकल पा रहा है उसका। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, निर्णय नहीं ले पाते हो कि भाई किस तरफ जाना है, तो वहां पे आप बोलते हो दिस इशू, या फिर द प्रॉब्लम इज एन हैंगिंग फायर प्रॉब्लम, या फिर द हैंगिंग फायर 1, या फिर बोलते हो अ हैंगिंग फायर प्रॉब्लम। तो हैंग फायर का मतलब होता है चीजों का अटका होना, कोई समाधान नहीं निकलना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं द रीसेंट, हाल ही में, स्टैंड ऑफ, जो स्टैंड ऑफ है, अभी हाल ही का जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन चाइना, अपने देश को पहले लो भाई, इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इज अ हैंगिंग फायर 1। इसका मतलब हैंगिंग फायर, मैंने ईडीएम यूज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टैंड ऑफ है, जो दो पक्षों के बीच में लोगों की तनातनी हो रही है, भारत की सेना की और चीन की सेना की, अभी वो एक ऐसा इशू है जो अटका हुआ है, ना तो वो मानना चाहते हैं, और हम माने क्यों भाई, हमारी जमीन पे तुम कब्जा कैसे कर लोगे। तो जो इशू है ना, ये जो समस्या है भारत और चीन के बीच में, वो एक अटकी हुई समस्या है, मतलब उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। रिमेन का मतलब रहना, अनसॉल्व्ड का मतलब वो समस्या, अनसॉल्व का मतलब वो सॉल्व नहीं हो रही है, मतलब ये उसका समाधान नहीं निकल रहा है। तो कोई समस्या जिसका समाधान ना निकले और अटकी हुई हो, उसके लिए आप हैंगिंग फायर ईडीएम को यूज करोगे, या फिर हैंग फायर ईडीएम को यूज करोगे। ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ अलग से है भी नहीं बेटा। ठीक है, ना ही कोई वर्ड है ऐसा जो आपको नहीं समझ आ रहा हो। कई बार कई लोग बोलेंगे कि भाई सर आप सेंटेंस पढ़ाते हो, उनकी हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया करो, लिख दिया करो। आप फिक्र मत करो, जितना समझ में आ रहा है मेरे साथ सेंटेंस पढ़ते चलो, पढ़ते 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 अपने आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर मैंने हिंदी का सहारा आपके साथ लेना शुरू कर दिया तो वो आपके लिए हानिकारक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक दो छोटे छोटे वर्ड्स नहीं समझ आ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। आपको कब आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख गए ये पता ही नहीं लगेगा, बस कुछ महीनों की बात है और आप उस स्टेज पे अपने आप पहुंच जाओगे। और फिर मैं जब कहूंगा बेटा न्यूज़पेपर उठाओ, तो आपको वाह सर मजा आ गया, ऐसी बात है। ठीक है, अब देखो एक ईडीएम है आपका, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका मतलब है रश, इधर लिखे देता हूं, रश इन ऑल डायरेक्शंस, रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच ह्यूमिलिएशन। एंड सफर मच ह्यूमिलिएशन, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ह्यूमिलिएशन। अब देखो बेटा, इनमें मैं इसमें आपको ये वर्ड भी बता देता हूं, ये वर्ड भी बता देता हूं, और ये वर्ड भी बता देता हूं। ठीक है, और इस ईडियम को फिर मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो अगर आप रश की बात करो ना, तो रश का मतलब होता है भागना, दौड़ना, और साथ में एक वर्ड और कॉमन कर देना, खचोरना। मतलब भागना दौड़ने को तो आप रनिंग भी करते हो, वो वाली रनिंग नहीं। जब ट्रेन छूट रही हो, उठते गिरते भागते हुए आप पकड़ने जाओ, पता चला गिर गए तो खचुर गए, वो रश। रश का मतलब होता है ऐसे दौड़ो कि
एकदम हाथ पैर इधर उधर लगे हुए हैं दौड़ने के लिए, खचुर नहीं जाते कई बार लोग, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं, वो उसको बोलते हैं रश करना। ठीक है। कभी भी आप अगर ऐसा देखो, कभी भी आप ऐसा देखो कि जैसे मान लो यहां पे एक वो बुफे चल रहा है, बफर सिस्टम। शादियों में जाते हो तो आप बफर सिस्टम चलता है ना, तो स्टॉल लगे होते हैं। अब शादी करो के अटेंड करने तो आए होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनकी तिरछी निगाह होती है, वो पूरे मूवमेंट को मतलब एकदम केयरफुली वॉच करते हैं। ठीक है। और उनका एक डिटर्मिनेशन रहता है कि हर आइटम को टेस्ट करना है हमें बराबर बराबर। उनका डिटर्मिनेशन रहता है, एक उनका रेजोल्यूशन रहता है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल होती है, आयरन विल, कि बिना हर आइटम खाए तो जाएंगे नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो वो बिल्कुल जब से आए हैं ऐसे, वेटर आ रहा है, इधर जा रहा है, एक आध वेटर आ गया, अच्छा कुछ ले आया क्या, खाने की शुरुआत होने वाली है। और जैसे ही सिग्नल मिलता है तो एकदम पता नहीं कहां से लोग निकल के आ जाते, कोई इधर से आ गया, कोई छत से ही कूद गया, और धड़ाधड़ एकदम से लोग भागते हैं इन प्लेटों की तरफ। तो जब भी कभी भी भीड़ एक साथ कहीं भाग रही हो, चाहे वो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही हो, कई बार ट्रेन आती है तो एकदम लोग दौड़ते हैं भड़बड़ा के, जैसे ट्रेन एकदम चली जाएगी, एक सेकंड के लिए रुकनी हो। कई बार कई सारी चीजें होती हैं। तो जब लोग भाग के दौड़ के एक जगह पे जाते हैं भीड़, तो उसे बोलते हैं रश्ड इनटू। बेटा ये बहुत यूज होता है, यह फ्रेजल वर्ब। इन दोनों को मिलाने का मतलब ये है जो मैंने आपको समझाया। रश्ड इनटू का मतलब होता है भीड़ का भागकर जाना। ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, भीड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, क्राउड। कि जैसे ही, ठीक है, सिग्नल मिला, द क्राउड रश्ड इनटू आएगा। ठीक है। द टेबल्स, ठीक है, जहां पे खाना रखा हुआ था। रश इनटू का मतलब होता है दौड़ के एकदम से पहुंच जाना, एकदम गिरते पड़ते सब, समझ रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, उसी हिसाब से अब आपको रश के बाद जब मैंने ये समझा दिया तो रश समझने में तो दिक्कत होगी नहीं। वैसे सिंपली रश का मतलब होता है भागना, लेकिन रश इनटू का मतलब होता है बेटा भीड़ का भागना। याद रखना ये एग्जाम्पल। ठीक है, आप इन चीजों को थोड़ा नोट कर लिया करो। बफर सिस्टम है जी, बफर सिस्टम। ठीक है, बात ही अलग है। तो अब सिंपल दौड़ने की बात करते हैं। ये रस मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में और अच्छे से फिट बैठेगा होगा, आपको थोड़ी फीलिंग आ गई होगी। अब यहाँ पे हम केवल एक आदमी की बात करें। यहाँ इनटू लगा है क्या, यहाँ पे बेटा इनटू तो नहीं लगा और ना ही भीड़ है। तो यहाँ पे हम केवल एक आदमी की बात करेंगे कि रश का मतलब भागना इन ऑल डायरेक्शंस, माने सभी दिशा में, सभी दिशा में। एंड का मतलब और सफर। बेटा सफर का मतलब होता है सहना। ठीक है, सफर। अब ये वो वाला सफर नहीं है जो सफर करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर आपने नौकरी नहीं निकाली, अगर आपने पढ़ाई नहीं की बेटा, तो आप जिंदगी में आगे जाके सफर करोगे। तो सफर का मतलब ये नहीं कि झांसी जा रहा है, ग्वालियर जा रहा है बस से सफर करने, आपको कहे वाह सर सफर करेंगे तब तो हम नौकरी नहीं निकालेंगे, हमें तो सफर करने में मजा आता है, वो वाला नहीं। सफर का मतलब होता है आपको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना। जब भी आदमी दुख होना अलग बात है और दुख को झेलना अलग बात है। तो जैसे जो सैड वर्ड है ना, सैड का मतलब बेटा क्या होता है, दुख। ठीक है, और इसी दुख के लिए वर्ड होता है सफरिंग्स। ध्यान से सुनना, सफरिंग्स का मतलब होता है दुख। तो आप कभी ऐसे याद नहीं करना सफर, सफरिंग्स, आप सफर की बस फीलिंग ले लो एक बार। आप ऐसे कभी ज्यादा दिए भी नहीं ध्यान देना, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं ना, आपको आ जाएगा। बस आप थोड़ा सफर को समझ लो। सफर का मतलब यात्राएं प्रार्थनाएं झेलना, तो सफरिंग्स का मतलब होता है बेटा दुख। ठीक है, ठीक है। तो अब कई बार बोलते हैं, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बोलते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एप्लीकेशन लिखते थे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से मैं तड़प रहा हूं, बुखार की यातनाएं झेल रहा हूं, बुखार का दुख झेल रहा हूं मैं।
आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये वही वाला सफर है। तो इनका मतलब है एक दिशा से, एक जगह से दूसरी जगह भागना, और सफर करने का मतलब सहना, मच ह्यूमिलिएशन, मच ह्यूमिलिएशन। अब बेटा आ जाओ ह्यूमिलिएशन पे, बहुत सारे शब्दों को मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, इस ह्यूमिलिएशन में। बेटा देखो, ह्यूमिलिएशन एक वर्ड होता है, ह्यूमिलिएट, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा बेसिकली बेइज्जती, मारना पीटना नहीं, बेइज्जती करना, किसी को छोटा दिखाना। मैंने आपको बताया था ह्यूमिलिएशन के लिए मैं आपको 2 वर्ड पढ़ा चुका हूं। एक तो ह्यूमिलिएशन के लिए आप ये बोल सकते हो टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना, मौकरी उड़ाना। जब किसी का मजाक उड़ाओगे तो इसका मतलब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो मॉक करना भी मैंने बताया है। एक वर्ड मैंने आपको डिस्पैरेज बताया है। तो ये इसके साइनोनिम्स हैं बेटा। डिस्पैरेज, डिस का मतलब नहीं समझना, किसी को पैरेलल माने बराबर, ठीक है भाई। ह्यूमिलिएट करने का मतलब होता है किसी की इज्जत धोना। कई वर्षों से भारत की संस्कृति में, कई वर्षों से लो कास्ट और अपर कास्ट चल रहा है ना। तो जो लो कास्ट और अपर कास्ट का सिस्टम है ना, जो अपर कास्ट होती है वो ह्यूमिलिएट कर रही है लो कास्ट को कई वर्षों से। अब बहुत कम हालांकि होने जा रहा है आगे जाके, लेकिन पहले कुछ सालों की बात करो तो बहुत था। पहले की अगर आप बात करो तो जो महिलाएं थी उनके लिए ह्यूमिलिएट किया जाता था हर बात पे। अगर कोई महिला नौकरी करने जा रही है, अच्छा आप जे भी नौकरी करेंगी, इससे बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, इसको बोलते हैं। महिलाएं अगर मान लो कोई घर में बोल देते हैं तुम्हारा चूल्हा चौके का काम है भैया, तुम चूल्हा चौके का काम करो, इसका मतलब आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, उसको नीचा समझ रहे हो, उसको कम आंक रहे हो, आप उसका मॉक कर रहे हो, आप उसको डिस्पैरेज, अपने बराबर नहीं मानते। डिस प्लस पैरेलल, अपने समांतर नहीं मानते, तो डिस्पैरेज ह्यूमिलिएट करना ही तो हुआ। ह्यूमिलिएट किन लोगों को किया जाता है? जो लोग हम्बल होते हैं। हम्बल लोग जो है ना, देखो हम्बल में मैं आपको पॉजिटिव बता देता हूं, वो है गांधी जी। हम्बल का एक मतलब होता है बेटा विनम्र। हम्बल का एक मतलब होता है बेटा विनम्र। और अगर आप इसके नेगेटिव की बात करो तो एक दूसरा मतलब होता है दब्बू या डरपोक। तो आप हम्बल को ना ऐसे इंसान के लिए भी यूज कर सकते हो जो बेहद विनम्र हो और शांति प्रिय हो, जैसे गांधी जी, तो उनके लिए पॉजिटिव में यूज होगा। और अगर कोई इंसान जो डरपोक है, ठीक है, हम्बल आप उस इंसान को भी बोलोगे जो डरपोक है और जो दबता है। जैसे चीन क्या समझता है कि हम हम्बल हैं, लेकिन हमने और आर्मी बढ़ा दी, LAC पे अभी बहुत सारी आर्मी बढ़ गई है। देखो बेटा, मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था बलूचिस्तान का, ये 2 दिन पहले की बात है, न्यूज खोल के देखना। बलूचिस्तान की जो बलूच आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, बलूचिस्तान एक प्रांत है, एक राज्य है पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया था। जैसे हम श्रीलंका पे कब्जा कर लेते जब अंग्रेज थे, वैसा सिस्टम है। तो बलूचिस्तान में क्या है, चीन अपना पोर्ट बना रहा है, चीन आ गया, पूरा चीन अपना काम वाम कर रहा है और बलूचियों को मतलब भगा रहे हैं वहां से, बलूचियों को मार रहे हैं। हजारों बलूची पाकिस्तानी आर्मी ने गायब कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की संभावना है बलूचिस्तान में। तो बलूच जो आर्मी है वो नए नए लड़के हैं जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और कई बार वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह और ऐसी चीजें भी होती हैं। अब क्या है कि जब से यहाँ पे ये सब सिस्टम आया है अजीत डोभाल का, तो अजीत डोभाल ने खुला खुला बोला था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर की तरफ देखेगा आंख उठा के तो वो बलूचिस्तान को खो देगा। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी बात है, मतलब बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अब पाकिस्तान ने थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की हमें, तो ये हालत हुई कि अभी बलूचिस्तान में आर्मी डिप्लॉय कर दी पाकिस्तान ने। और बलूचिस्तान में कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बलूची प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। प्रोटेस्ट का मतलब क्रांतिकारी वहां पे शुरू हो गए हैं, क्रांति शुरू हो गई है, रेवोल्यूशन जाग रहा है।
अब बलूचीज को सपोर्ट मिलेगा, बलूची इकट्ठे होंगे, फिर उन्हें हथियार प्रोवाइड कराए जाएंगे और बलूचिस्तान को आजाद कराया जा सकता है फ्यूचर में। ये कहानी है, ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है। तुम इधर पे ध्यान दोगे, दूसरा स्टेट हम तुम्हारा छुड़ा लेंगे। वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले केस स्टडी में बताया था कि जो हाल ताइवान, अभी कल जिनजियांग बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, बलूच का बड़ा कनेक्शन है जिनजियांग से। तो भाई क्या है, अगर हम छिप के बैठे रहे तो इसका मतलब हम दबते हैं, हम दब्बू हैं, हमें लड़ना पड़ेगा अगर लड़ने की नौबत आई। लेकिन अगर हम नहीं लड़ेंगे, जो नहीं बोलते हम शांति प्रिय हैं, कई बार डरपोक लोग भी ये बोलते हैं हम विनम्र हैं, विनम्र हैं, तो उनके लिए आप हम्बल वर्ड यूज करोगे तो ये नेगेटिव यूज है, ये पॉजिटिव। लेकिन मैं यहां पे नेगेटिव यूज की बात कर रहा हूं। भाई कोई भी इंसान किसकी बेइज्जती कर सकता है? जो इंसान कायर हो उसी की तो बेइज्जती करेगा, या जिसको डरा के रखा हो। और हम्बल को ही नेगेटिव में, अब ये गांधी जी वाला हटा दो, केवल नेगेटिव वाला ला दो। हम्बल को ही यहां पे बोलते हैं सबमिसिव। सबमिसिव। अब ये सबमिसिव क्या होता है बेटा? ये वर्ड आया है सबमिट से, सॉरी ये SUB है, सबमिसिव। अब बेटा ये सबमिसिव वर्ड आया है सबमिट से। सबमिट का मतलब होता है बेटा जमा करना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कई बार आपको टीचर बोलते थे, हाँ भैया गृह कार्य हो गया, अपनी कॉपी जमा कर दो, तो मतलब अपनी कॉपी सबमिट कर दो। लगभग बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगा कि हम भैया असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं, हमें ये चीज सबमिट करनी है। कोई कागज मांगे, आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो उन्होंने कहा भाई क्या क्या लगेगा, ये चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। सबमिट करने का मतलब होता है जमा करना, कोई दूसरी चीज। लेकिन जब आदमी खुद को जमा कर दे, जब आदमी कहे कि हम गुलाम हैं, आप हमारे मालिक हो, मतलब वो दब्बू है, तो उसको हम सबमिसिव कहेंगे। और सबमिसिव में ना दो चीजें होती हैं बेटा। जैसे आप मेरे से जिद करो, नहीं सर ये सर ऐसा नहीं, तो मैं अगर आपकी बात मान जाऊं तो मैं विनम्र कहलाऊंगा, वही जो हम्बल का केस है। तो सबमिसिव लोग भी विनम्रता में आते हैं कि सामने वाले की बात मान गए, कोई अपोज नहीं किया। लेकिन ये पॉजिटिव फॉर्म है, लेकिन हम नेगेटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव में इनको ये बोलते हैं कि ये डर गए। समझ गए? सबमिसिव का मतलब होता है डर जाना। तो दब्बू जो लोग होते हैं उनके लिए सबमिसिव वर्ड यूज होता है, हम्बल वर्ड यूज होता है। तो हम्बल से बना ह्यूमिलिएशन। ये सबमिसिव वर्ड मैं फिर आपको दोबारा भी बता दूंगा। गुलाम लोगों को सबमिसिव बोला जाता था। हालांकि ये विनम्रता में भी आता है, वो भी समझा चुका हूं, दोबारा से लेक्चर देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई? तो अब ध्यान से पूरा पढ़ लो। रश इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में भागना, एंड सफर मच ह्यूमिलिएशन। ठीक है, कई बार आपको सरकारी काम कराना होता है, आप यहां से यहां जब भागते हो, इस जगह से उस जगह भागते हो, और फिर आपको हर जगह पे, जब बैंक में जाते हैं तो कई बार होता है, कई बार लोग अपना अनुभव बताते हैं। मैं ये नहीं बोला कि बैंक वाले सारे खराब होते हैं, मैं ये कई बार लोग अनुभव बताते हैं, क्योंकि बैंक वालों के पास वर्कलोड बहुत होता है। तो जैसे एक काउंटर पे जाओगे तो अरे वो मिश्रा जी के पास जाओ, वो करेंगे। मिश्रा जी के पास पहुंचे, मिश्रा जी बेटा अच्छा भैया बगल में जाओ रावत जी के पास, रावत जी के पास पहुंचे, अरे यादव जी बगल में है, वो देखेंगे। तो उसमें हमारी इज्जत भी जा रही है और साथ में हम इधर से उधर भाग रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं होना। अब इसका मतलब ये है, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, एक कठिनाई से हिंदी में लिखना हो जिसको, दूसरी कठिनाई की ओर बढ़ना। ऐसे हिंदी में अगर आपको लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है? और ये मैंने आपको समझा दिया है, कैसे बता देता हूं। मैंने आपको ऐसे समझाया है कि रश इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में भागना और बेइज्जती होना आपकी। ठीक है, अब मैं कैसे, देखो भाई, पहले जमाने में जब कानून वानून नहीं थे, राजा तंत्र का शासन था, राजशाही थी, राजतंत्र था, तो पहले कोई अगर मान लो आदमी रहता था जो चोर पकड़ा जाता था, तो पहले तो इस चोर को वो लोग क्या करते थे, एक खंबे से बांधते थे, इस खंबे से बांधते थे, खंबे से, और इसकी दनादन खूब इसमें कोड़े मारे जाते थे। ठीक है, तो इसको पहले पिलर से बांधा जाता था। फिर जब कसर रही घुसी कसर, मतलब कुछ और पूरी करनी हो, तो इसको फिर अंदर से बाहर लाया जाता था जेल से, जहां पे बहुत सारे लोग खड़े होते थे। और ये एक तरीके से एक स्टेज होता था, स्टेज थोड़ा बड़ा पोडियम होता था, स्टेज
थोड़ा ऊंचा होता था, नीचे बहुत सारे लोग खड़े रहते थे, टमाटर पत्थर जो भी है सड़ा बसा और पत्थर वगैरह लेके। तो उस आदमी को कि भाई चोर की ये सजा होती है और ये सारे लोग तैयार रहते थे इसको सजा देने के लिए, तो इसको अंदर पहले पिलर से बांध के मारेंगे या फिर नीचे स्टेज के पिलर से बांध के मारेंगे और फिर पिलर से पोस्ट पे ले जाएंगे, फिर इसको छोड़ के इधर पे ले जाएंगे और इधर पे स्टेज पे खड़ा कर देंगे जहां पे लोग इसको पत्थर वत्थर मारेंगे, टमाटर मारेंगे। तो इसका मतलब इस आदमी को अगर पिलर से पोस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कठिनाई से दूसरी कठिनाई की तरफ जा रहा है। और आजकल ऐसे भी यूज होने लगा है कि एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरो लेकिन उसका कोई काम का कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने हिस्ट्री भी बता दी आपको, बहुत सारे वर्ड हैं वो भी बता दिए हैं, अब इनको आप कलेक्ट कर लेना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना और सफर, मच ह्यूमिलिएशन, और बहुत ज्यादा बेइज्जती आपको आपकी होना। ठीक है भाई। अब एक है आपका CHEQUERED, चकर्ड कैरियर। ये चकर्ड है, ठीक है, या फिर इसको CHECKERED चकर्ड भी बोल देंगे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, लगभग पुराने जमाने में जो बैंक वाला चेक है वो और जो ये चेक है चेक पोस्ट वाला, वो दोनों एक तरीके से यूज होते थे। ठीक है, एक तरीके से यूज होते थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था। इसका मतलब हिंदी में होता है बेटा उतार चढ़ाव भरा, उतार चढ़ाव भरा। चकर्ड कैरियर, कैरियर का मतलब क्या होता है, आपका जो भी मतलब भविष्य है। ठीक है, आपका जो भी भविष्य है, आपका कैरियर नहीं बोलते, हमारा कैरियर जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया, हम परीक्षा जो है निकाल नहीं पाए, अब हम क्या करेंगे, तो वो कैरियर है, वही वाला। ठीक है, अब चेक देखो, तो आप जैसे एक गेम खेलते हो बेटा, जैसे एक गेम होता है चेस का, और चेस में क्या बोलते हैं, चेकमेट, चेकमेट। हाँ, तो चेक का मतलब होता है रोकना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद पुलिस वालों के क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स। तो मतलब चेक पॉइंट्स माने पुलिस वाले, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो रोड पे, तो वो चेक पॉइंट्स का मतलब पुलिस वाले खड़े होंगे चेकिंग करने के लिए, तो चेकिंग करते हैं ना। चेक का मतलब होता है इंग्लिश में चलती हुई किसी चीज को रोक देना, जो स्पीड ब्रेकर है ना वही चीज करता है ये, चलती हुई किसी चीज को रोक देना, माने चेक लगा देना। ठीक है, अब चकर्ड कैरियर का मतलब क्या है, आपने कोई धंधा शुरू किया तो उसमें पहले आपकी कमाई हुई बहुत ज्यादा, फिर आपको हानि हो गई, फिर आपकी कमाई हुई बहुत ज्यादा, फिर हानि हो गई, फिर कमाई हुई, तो रुक रुक के आपका करियर आगे बढ़ना, जो आपका करियर है वो रुक रुक के आगे बढ़ना, मतलब फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब है कि कभी चढ़ाव होना, कभी उतार, मतलब उतार होना, कभी चढ़ाव कभी उतार, मतलब ये है कि कभी कभी बहुत ज्यादा कमाई हो जाना, फिर कभी कभी कमाई डाउन हो जाना। समझ आ गई बात आपको कि नहीं आई? ठीक है, ओके। अब इसको ना चकर्ड जो वर्ड है ना, चेक या फिर चकर्ड, इनका मतलब होता है बार बार किसी चलती हुई चीज को डिस्टर्ब करना या रोकना। उसका एक इंग्लिश में और वर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों का रुक रुक कर चलना, चीजों का रुक रुक कर चलना। जैसे बरसात है तो बरसात फिर हो जाती, फिर रुक जाती, फिर हो जाती, हो जाती, तो स्पोरेडिक रेनिंग बोलते हैं इसको, स्पोरेडिक। ठीक है, आ रही होगा आ रही, ठीक है, देख लेंगे इसको, इसको साइनो एंटो में अलग से देख लेंगे। तो ये भी है, मैंने एक वर्ड बता दिया, स्पोरेडिक रेनिंग। ठीक है, अब एक जैसे ईडियम है आपका टेक द फ्लोर, ये आई थिंक चौथा होगा, ये पांचवा होगा। टेक द फ्लोर, इसका मतलब होता है टू मेक स्पीच। टेक द फ्लोर का मतलब होता है बेटा भाषण देना। टेक द फ्लोर का मतलब होता है भाषण देना। ठीक है, कैसे? अमेरिका में क्या होता था, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका का वॉर चल रहा था, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो वहां पे क्या होता था,
आजादी और डेमोक्रेसी इन सब की मतलब गुलामी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें होती थी। तो कई बार क्या है, पब्लिक प्लेस पे, बाजारों के चौराहों पे लोग शाम को इकट्ठा होते थे। वहां पे एक स्टेज बना दिया था थोड़ा सा, जैसे माधव चौक है, चौराहा है, तो वहां पे एक स्टेज बना रहता था। तो यहाँ पे लोग स्टेज पे चढ़ते थे, ऐसे लोग, कई लोग खड़े रहेंगे, 40-50 लोग, और अपना अपना संवाद और अपने अपने पक्ष रखते थे। तो कोई भी आदमी जाके, यहाँ पे लोग रहते थे, जिसको भी अपने विचार प्रस्तुत करनी हो, ही कैन टेक द फ्लोर। फ्लोर का मतलब है कि ये लकड़ी का पट्टा रखा रहेगा 2-3 फीट का, जिसमें आदमी जो है सबको दिखे भीड़ में। 2-3 फीट का एक वो रहेगा स्टेज सा, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं। तो टेक द फ्लोर, लोग इसीलिए फ्लोर लेते थे कि अपने पक्ष को रख पाए, अपनी बातों को, और फिर जो लोग हैं उन्हें सुने। तो इससे क्या है, वाद संवाद में चीजें बहुत ज्यादा अच्छी निकलेंगी। तो पहले टीवी वगैरह तो थी नहीं बेटा कि वहां पे डिबेट चलते थे, वहां पे लोगों के विचारों को जान सकते थे। तब ऐसा सिस्टम था, बड़े बड़े चौराहों पे लोग इकट्ठे हो जाते थे शाम को, और टेक द फ्लोर, जिस जिसको मर्जी है वो अपना फ्लोर पे जाओ, अपनी वक्तव्य जो है ना शेयर करो, अपनी बातें शेयर करो। तो टेक द फ्लोर का मतलब होता है भाषण देना, टू मेक स्पीच, टू मेक स्पीच, अपना वक्तव्य देना, बताना भाई कि मेरे हिसाब से चीजें ऐसी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से चीजें ऐसी होनी चाहिए। सिंपल सा ईडियम है। उसके बाद है एक ईडियम टर्न कोट। उसके बाद है एक ईडियम टर्न कोट। इसका मतलब है वन हु चेंजेस पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, एफिलिएशंस, एफिलिएशंस। इस वर्ड को मैं समझा दूंगा तो आपको ये ईडियम भी समझ में आ जाएगा। टर्न कोट का मतलब, बेटा टर्न कोट का मतलब क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये वर्ड एफिलिएशन। बेटा एफिलिएशन जो वर्ड है ना, ये बना है एफिलिएट से, एफिलिएट से। एफिलिएट का मतलब होता है संबंध होना, संबंध होना, और एफिलिएशन का मतलब होता है संबंधन। ठीक है भाई। अब कई बार क्या लोग बोलते हैं, हम भैया बीजेपी से एफिलिएट हैं, हम मतलब हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है जुड़ा होना। नहीं बोलते हिंदी में हम बीजेपी से जुड़े हैं, जुड़ाव, जुड़ा होना। ठीक है, जुड़ा होना। ठीक है। अब देखो जुड़ना, यहाँ पे एफिलिएट का मतलब वर्ब है, तो जुड़ना। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं हम कांग्रेस से जुड़े हैं, कई लोग बोलते हैं हम सपा से जुड़े हैं, कई लोग बोलते हैं हम बसपा से जुड़े हैं। तो जो भी कोई भी आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है वो बोलेगा हम इस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। ये होता है एफिलिएट का मतलब, संबंधित होना। कई लोग बोलते हैं हम आरएसएस से जुड़े हैं, वो आरएसएस से एफिलिएट हैं। कई लोग एनसीसी में हैं तो एनसीसी से एफिलिएटेड है। कई लोग बोलते हैं हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, बोलते ना कई लोग हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो भाई आप गायत्री परिवार से एफिलिएटेड हो। तो किसी भी संस्थान या फिर किसी संस्था से अगर कोई इंसान जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं कि वो उस चीज से एफिलिएटेड है। अब जैसे मान लो कि ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स एक संस्था है जिसमें बहुत सारे देश हैं, उसमें भारत भी है, तो भारत ब्रिक्स से एफिलिएटेड है, वो उसका मेंबर है। भारत डब्ल्यूएचओ का मेंबर है तो डब्ल्यूएचओ से एफिलिएटेड है। समझ, एफिलिएट का मतलब होता है जुड़ा होना, संबंधित होना। तो वन, अब इस ईडियम को समझ लो, हु चेंज, चेंज का मतलब बदलना, पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक, एफिलिएशंस मतलब जो उनके राजनैतिक जुड़ाव, राजनीतिक जुड़ाव या संबंध है उनको बदल लो। तो पहले क्या होता था कि कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस में सारे बीजेपी के विधायक चले गए, बीजेपी नहीं मतलब तब जनता पार्टी थी या और दूसरी पार्टियां थी। कांग्रेस अगर हारी, जनता पार्टी जीती तो कांग्रेस वाले इसमें गए। दल बदलू जो होते हैं ना, जो पार्टी जीती उसके साथ बाद में अटैच हो जाते हैं। तो पहले ऐसा होता था, लोग दल बदलते थे, और उस दल बदलू, टर्न कोट को क्या बोलते हैं, दल बदलू। ठीक है। अब क्या है कि अब कानून आ गया है एक, जिसको बोलते हैं दल बदल कानून। ये चीज रोकने के लिए कि ऐसा नहीं हो जो पार्टी जीती उसमें पता चला 2-4 सांसद की, अब क्या है 1/3 सीधे जाएंगे, ऐसा कुछ नियम है। ठीक है, आपको राजनीतिक व्यवस्था में पूछा जाएगा, इतने लोग इतने, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके। अब ऐसा नहीं कि एक विधायक का मन हुआ तो आज कांग्रेस से आ जाए। त्याग पत्र देगा
वो उसकी मेंबरशिप जाएगी, अगले चुनाव में लड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कांग्रेस से बीजेपी में एक विधायक आया तो मतलब उसकी सीट सुरक्षित रहेगी, सीट जाएगी उसकी, अभी ये नियम है। अब देखो समझ में आ गई बात। अब बस एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे चाइना है तो चीन है, तो चीन में क्या है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के या जो फिर अपोनेंट है उनकी टाई जो है ना वो अलग अलग कलर की होती है, ठीक है, अलग अलग कलर की होती है। पहले की क्या था, टर्न कोट, ये कोट वर्ड समझा देता हूं जिससे आप भूलोगे नहीं, टर्न कोट, ठीक है, जिससे आपको ये बात याद रहेगी कि यहाँ पे पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, नहीं तो आप दल बदलू समझ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम में से उनकी टीम में चले, टीम नहीं बेटा, पॉलिटिकल। क्वेश्चन ये अब डी ऑप्शन वो डायरेक्ट नहीं, ये वर्ड जरूरी है, पॉलिटिकल, राजनीतिक दल बदल को ही आप टर्न कोट बोलोगे, 99% ऐसा ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है। और आप ए ऑप्शन लगा दोगे, कोई उसमें केवल ये लिखा होगा वन हु चेंजेस वंस लीव, आप लगा के बढ़ गए, ऐसा नहीं, यही चीज याद रखनी है। देखो पहले जमाने में क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी यूरोप के देशों में, वहां पे कोट पहनते थे वो, तो कोट में बैज लगा होता था कि हम इस पार्टी से, हम इस पार्टी से, जो बैज लगा होता था ना वो कोट में हम पिन लगाते हैं, तो पिन जो है ना मतलब वो कोट, कि इन्होंने बीजेपी का कोट पहना है, इन्होंने कांग्रेस का कोट पहना है, अभी क्या है, टोपी है, मतलब इनका रंग है केसरिया, इनका रंग ऐसा है, इनका हाथ है, इनका कमल है, तो ये सिंबल लोग लगा के चलते थे अपने कोट में, बैज में। तो अब क्या है बेटा, जब भी कोई अपना कोट बदलता था, मतलब बैज के साथ अपना बदल दिया, मतलब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा। तो ये कोट का संबंध है, ये कोट की हिस्ट्री है, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।